वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। इस लेक्चर में हम ब्रेन से संबंधित विभिन्न तरीके के रोगों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से रोग ब्रेन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग यह ब्रेन से संबंधित एक तरीके का प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन की याददाश्त और उसके दिमागी काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इसे कहते हैं अल्जाइमर रोग। देखो, जो मनुष्य का मस्तिष्क है यह न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। तो मस्तिष्क में लगभग 100 अरब के आसपास न्यूरॉन सेल्स होती हैं। ये न्यूरॉन सेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती हैं जिसके कारण सूचनाएं जो हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। लेकिन जब किसी कारणवश से ये न्यूरॉन्स डैमेज होने लगती हैं या फिर कमज़ोर पड़ने लगती हैं जिससे कि सूचनाएं ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं और ब्रेन की याददाश्त और जो उसके दिमागी काम करने की क्षमता होती है वो प्रभावित होने लगती है। देखो, मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 46वें गुणसूत्र में से जो 14वें नंबर का गुणसूत्र होता है इस पर जो जीन उपस्थित होते हैं, इन जीन्स में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये जीन्स क्या होते हैं? देखो, जीन्स ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को संचित रखती हैं और ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती रहती हैं। तो इन जीन्स में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण जो ब्रेन की न्यूरॉन्स होती हैं ये श्रिंक कर जाती हैं जिसके कारण इस सूचनाओं को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हैं और जो ब्रेन की स्मृति शक्ति होती है वो समाप्त होने लगती है। ब्रेन का अंगों पर से नियंत्रण हटने लगता है, व्यक्ति अत्यधिक भूलने लगता है। तो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखो, ये नॉर्मल ब्रेन है और यह अल्जाइमर ब्रेन है। तो जो अल्जाइमर ब्रेन है इसकी न्यूरॉन सेल्स श्रिंक कर गई हैं जिसके कारण ये कमज़ोर पड़ गई हैं और सूचनाओं को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हैं। तो इसमें व्यक्ति अत्यधिक भूलने लगता है और ब्रेन का अंगों पर से नियंत्रण हटने लगता है। इसी को कहा जाता है अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट है पार्किंसंस डिजीज़। देखो, जो यह पार्किंसंस रोग है तो अक्सर कर यह जो अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं लगभग 60 वर्ष से अधिक, तो इन व्यक्तियों में यह रोग देखने को मिलता है। देखो, मस्तिष्क जो है यह न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। तो मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं यह एक हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिसे कहते हैं डोपामाइन हार्मोन्स। तो जो यह डोपामाइन हार्मोन्स होता है यह ध्यान, एकाग्रता और प्रेरणा जैसी जो मानसिक गतिविधियाँ होती हैं इनके लिए यह जिम्मेदार होता है। यदि इस डोपामाइन हार्मोन्स की कमी पड़ जाती है ऐसे में थकान, ध्यान भटकना और नींद की कमी ये सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। तो जो न्यूरॉन्स इस डोपामाइन हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं यदि वे किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ऐसे में इस डोपामाइन हार्मोन्स का मस्तिष्क में स्तर कम होने लगता है जिससे कि ये पार्किंसंस रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस पार्किंसंस रोग में बॉडी के अंगों में कपकपाहट आने लगती है, चेहरा भावहीन दिखाई देने लगता है यानी मायूस रहता है और अंगों में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। तो ये सिम्टम्स पार्किंसंस रोग में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट रोग है एपिलेप्सी यानी कि जिसे मिर्गी कहते हैं। देखो, यह मिर्गी रोग या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और मेरुरज्जु आते हैं यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। देखो, जो सूचनाएं होती हैं वो न्यूरॉन्स में विद्युतीय स्पंद के रूप में सूचनाएं ट्रांसफ़र होती हैं। तो जब ये सूचनाएं जो विद्युतीय स्पंद के रूप में ट्रांसफ़र होती हैं तो ये विद्युतीय स्पंद कभी कभार क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी एक भाग में या संपूर्ण भाग में ये स्पार्किंग उत्पन्न कर देता है। तो इसके कारण जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका कोई एक भाग या संपूर्ण भाग उत्तेजित हो उठता है और मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं जिन्हें साइजर कहते हैं। तो ये दौरे कब समाप्त होते हैं? जब ये न्यूरॉन्स अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं यानी ये जब थक जाती हैं तो ये मिर्गी के दौरे समाप्त हो जाते हैं।
तो जो एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उत्तेजित होने के कारण दौरे पड़ने लगते हैं। तो जब व्यक्ति को इस एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं उस दौरान वह उत्तेजना अनुभव करता है और कभी कभी वह अपनी चेतना भी खो देता है, चिंतित हो उठता है। तो ये सिम्टम्स जो हैं एपिलेप्सी के दौरे पड़ने के दौरान उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट रोग है सिजोफ्रेनिया। देखो जो सिजोफ्रेनिया रोग है यह ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति की स्पष्ट रूप से सोचने, समझने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो इस रोग में व्यक्ति को जो अवास्तविक अनुभूतियाँ होती हैं, ये अवास्तविक अनुभूतियाँ क्या होती हैं? देखो जो आवाज़ें हैं तो आवाज़ें व्यक्ति को दिखाई देने लगती हैं और हवा सुनाई देने लगती है। ये अवास्तविक अनुभूतियाँ होती हैं। यानी व्यक्ति काल्पनिक और वास्तविक चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर पाने के कारण ये अवास्तविक अनुभूतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति को अतिरिक्त डर लगने लगता है और उसके विचार श्रृंखला में व्यतिक्रम पाया जाता है। देखो यदि सिजोफ्रेनिया किसी व्यक्ति को हो गया है तो वह यदि हंसता है तो हंसता ही रहता है और यदि वह रोता है तो रोता ही रहता है और वह भाषण नहीं दे पाता है। कभी कभार वह अग्रेसिव मूड का दिखाई देता है। तो ये सिम्टम्स जो हैं सिजोफ्रेनिया रोग के उत्पन्न होते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई कारण ज्ञात नहीं है जिससे कि ये सिजोफ्रेनिया रोग उत्पन्न होता है। हाँ, जो आनुवंशिकी या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके जिम्मेदार कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्टीरिया रोग। देखो जो हिस्टीरिया रोग है तो वास्तव में यह कोई रोग नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं या फिर अत्यधिक टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, तो उन व्यक्तियों में इस प्रकार के रोग के लक्षण उभरते हैं। जैसे एक या एक से अधिक अंगों में पक्षाघात हो सकता है या फिर पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है। बोलने की जो शक्ति होती है वो भी नष्ट हो सकती है। सांस लेते समय ऐसा महसूस होता है कि दम घुट रहा हो। बहरापन उत्पन्न हो सकता है और कभी कभार हंसने चिल्लाने का दौरा भी पड़ सकते हैं। तो ये लक्षण क्या होता है कि कभी एकाएक प्रकट हो जाते हैं या समाप्त भी हो जाते हैं, पर कभी कभी ये सप्ताहों या फिर महीनों तक ये दौरे बने रह सकते हैं। तो ये हिस्टीरिया रोग में यही लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि व्यक्ति के उपेक्षित रहने, समाज से या अत्यधिक चिंता करने से ये लक्षण इमर्ज होते हैं। तो देखो जो हिस्टीरिया रोग है यह उम्र एवं लिंग के भेद पर आधारित नहीं होता है, यानी कि यह किसी भी जेंडर में और किसी भी उम्र में ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यह एक मानसिक बीमारी होती है और इसे चिकित्सक के द्वारा काउंसलिंग अथवा परामर्श से या दवाओं के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। तो हमारे आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।